Friends, welcome to my online class. Today I will discuss or give my views on a general question: where are genes located? Where are these genes located in our body? ये सभी बच्चों का एक शॉर्ट और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहता है। वेयर आर जीन्स लोकेटेड मैम ये जीन कहाँ है? क्या हर सेल में जीन्स हैं? क्या एक ही दो सेल में जीन्स है? क्या सभी सेल्स में जीन्स बराबर हैं? ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन कंसेप्ट का क्लियर होना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। This question is very much important to understand for the class 12 students, and it may be a general question for all the students of science. Okay, क्योंकि all of you know that what is gene? Gene क्या है? मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, वीडियोस भी होंगे मेरे। What are genes? Genes are that part of chromosomes that determine your trait. आपके जेनेटिक ट्रेट को वो डिटरमाइन करता है। कैसे? वाया सिंथेसाइजिंग और पासिंग द मैसेज वाया सिंथेसाइजिंग द केमिकल्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। ओके, तो आखिर ये क्वेश्चन उठता है कि ये जीन्स कहाँ हैं। हमारा इसको समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक्स को समझते हैं। हम लोग जानते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनका ये कैरेक्टर ही है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि वो सेल से बने हुए होते हैं। एंड ईच एंड एवरी सेल एंड इवन अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दैट आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर आर ऑल्सो कॉल्ड लिविंग बिकॉज दे सिंथेसाइज देयर ओन सब्सटेंसेज, रिक्वायर्ड सब्सटेंसेज एंड केमिकल्स, एंड दे हैव देयर ओन ट्रेट ऑल्सो, and they can perform various phenomena, living phenomena by the use of that only single cell. इसीलिए एक सिंगल सेल को भी ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, क्योंकि एक सिंगल सेल भी रेस्पिरेशन कर सकता है, डाइजेशन कर सकता है, एक्सक्रीशन कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, और रिप्रोडक्शन कर कर अपने ऑफस्प्रिंग में अपने कैरेक्टर को सेंड कर सकता है। इसलिए एक सिंगल सेल भी जो है वो लिविंग है। बात होगी मल्टी सेलुलर की, तो ऑफ कोर्स वो सिंगल सेल से ज़्यादा एडवांस है और इसमें ढेर सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं। तो एक एक सेल्स में वो सारे चीज़ होंगे जो कि एक सिंगल सेल में है। In each and every cell of the multicellular organism there must be everything, and the most important these genes जो कि एक सिंगल सेल में है। तो अगर ये क्वेश्चन है कि क्या ये जीन्स सभी सेल्स में हैं, तो यस, दिस जीन्स आर प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इफ इट इज अ मल्टीसेलुलर, एंड इवन इट इज अ यूनिसेलुलर ऑल्सो, देन इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दैट सेल। तो जीन्स जो हैं हमारे बॉडी के सारे सेल्स में प्रेजेंट है। अगर हमारा पूरा बॉडी मिलियंस ऑफ एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बना हुआ है, तो एक एक सेल्स में जीन्स हैं। अब बात होती है कि ये जीन्स हैं कहाँ। तो मैंने पहले बताया ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ए लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी ए यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अगर एक सेल का वो ऑर्गेनिज्म बना हुआ है लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एंड तो देन दे विल कॉल्ड एज यूनिसेलुलर। एक सेल से बने रहेंगे लेकिन उनमें भी वो जीन्स होंगे, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक कैरेक्टर होता है, अपना एक केमिकल रिक्वायरमेंट होता है। उसको डाइजेशन करना, उसको रेस्पिरेशन करना है, इन सभी चीज़ों के लिए उनको इंजाइम्स चाहिए, और वो इंजाइम्स और प्रोटीन्स के सिंथेसिस कैरेक्टर कहाँ से आएगा? जीन्स से आएंगे। तो ये जो जीन्स है वो एक सेल में भी प्रेजेंट है, और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है देन हर एक सेल में मीन्स बहुत सारे सेल से बना हुआ है, और हर एक सेल्स में वो जीन्स प्रेजेंट है। ओके, अब एक और बेसिस पे हम सेल्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ
टाइप ऑफ न्यूक्लियस इट हैज, इसके पास कैसा न्यूक्लियस है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, इसका भी डिटेल आप सेल बायोलॉजी के वीडियो में पढ़ेंगे और मैं पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे उसके डेप्थ में हम नहीं जाते हैं, थोड़ा सा लेकिन बेसिक समझना जरूरी है कि अगर न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप्ड नहीं है, देयर इज अ नो डेफिनिट न्यूक्लियस इन द सेल विच इज बाउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन all the cells or the nucleus is mainly absent or it is in very ancient form, then it is called as prokaryotic. And if the nucleus is well developed with all its cellular organelles, membrane bound cell organelles, and nucleus is well developed, then it is called as eukaryotic. ओके तो ये जो पहला जो जीन्स है वो जीन्स न्यूक्लियस के एरिया में ही रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहेगा। कब? जब वो ऑर्गेनिज्म जो है, वो सेल जो है यूकैरियोटिक है तब। अगर उस सेल में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो तुम्हारा न्यूक्लियस के अंदर रहेगा। और अगर सेल्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक हैं तो ये जो जेनेटिक मटेरियल जीन्स हैं, जीन्स को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं क्योंकि ये हमारा ट्रेट कैरी करता है, जीन्स जेनेटिक कैरेक्टर को कैरी करता है, सो दीज आर जेनेटिक मटेरियल। तो अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो वो साइटोप्लाज्म में ही ओपनली किसी पर्टिकुलर एरिया में विदाउट एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड न्यूक्लियस ये प्रेजेंट रहेगा। देन ये प्रोकैरियोटिक हो गया, ये यूकैरियोटिक हो गया। यहां से हमें समझ में आ गया कि इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स जीन्स आर प्रेजेंट। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ क्योंकि जीन्स हर सेल्स में हैं। अब हम देखेंगे कि ये जीन्स जो है वो है कहाँ सेल्स में। अगर वो यूकैरियोटिक हुआ तो, क्योंकि प्रोकैरियोटिक भी हुआ तो उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ये ऐसा ही मटेरियल है, कुछ डिफरेंस है इस जेनेटिक मटेरियल के केमिकल नेचर में, लेकिन ये भी आप दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। हम यहाँ केवल पढ़ रहे हैं वेयर आर जीन्स लोकेटेड, मीन्स जीन्स आर लोकेटेड इनसाइड द सेल। If the cell is eukaryotic, then genes are located inside the nucleus, and if the genes are prokaryotic, if the cells are prokaryotic, then genes will be found in the cytoplasm freely. Okay, but there is difference in the quality and quality of genes present here and here, but the function is same. They have to carry the trait, they have to synthesize the chemical substance for the vital physiological phenomenon of the living organisms. अब हम देखते हैं कि ये न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो अब हम केवल फोकस करते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को। न्यूक्लियस को हम ड्रॉ करते हैं ऐसा, और याद रखिएगा ये न्यूक्लियस सेल के अंदर है, ये बड़ा सा सेल हो गया, दिस इज सेल एंड दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का भी स्ट्रक्चर आप आराम से न्यूक्लियस के साइड सेल बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे, द सेल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, वो आप वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ हल्का में बता रही हूँ कि ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में पोर्स होते हैं ताकि ये जो जीन्स जो हैं वो अपना सब्सटेंस कैरी करें या इंफॉर्मेशन पास करें भाया केमिकल्स, तो ये पोर्स से पास हो सके। इसमें एक और न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस जो कि प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एरिया है, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइजिंग एरिया है ये न्यूक्लियोलस, और इसी न्यूक्लियस के अंदर जो है हमारा ये जीन्स जो है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटीन मटेरियल प्रेजेंट है। तो अभी हम जीन्स की बात को छोड़ते हैं, अभी हम न्यूक्लियस को देखते हैं। न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। आप 11th में या 9th में भी सेल्स ऑर्गेनल्स को पढ़े होंगे, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो जिसके बीच बीच में न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, दिस न्यूक्लियर पोर्स एंड दिस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म, दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म एंड दिस इज द क्रोमेटीन मटेरियल। ओके, अभी जीन्स को थोड़ा साइड में करते हैं, क्रोमेटीन मटेरियल से चलेंगे जीन्स की ओर। Chromatin materials. Okay, what are these chromatin materials? Chromatin materials are the chemical substance
जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और इनका एक्टिव पार्ट ही जीन कहलाता है। और ये सब कोई मतलब क्या बोले फिजिकल सब्सटेंस नहीं है कि कुछ पत्थर टाइप का रखा हुआ है क्रोमोसोम, कुछ ये सभी केमिकल सब्सटेंस से बने हुए हैं। जैसे नमक केमिकल सब्सटेंस से बना हुआ है सोडियम एंड क्लोरीन से, उसी तरह आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़िएगा कि ये जीन्स भी केमिकल सब्सटेंस के बने हुए हैं। ये तो सारे जो ये केमिकल सब्सटेंस क्रोमेटिन मटेरियल हैं वो न्यूक्लियस के अंदर अंदर रहते हैं। अब इनका जो स्ट्रक्चर है ये सेल के कंडीशन पे डिटरमाइन होता है कि ये किस स्ट्रक्चर में है। जब सेल डिवाइड नहीं करता रहता है, मीन्स सेल मैच्योर हो गया, ग्रोथ हो गया और किसी टिश्यू का पार्ट हो गया या डिफ्रेंशिएट करके कुछ एक डिफिनेट स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया, उसको डिवीजन नहीं करना है, तो उस सेल्स में ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो काफी उलझे हुए दिखेंगे, क्लियर नहीं दिखेंगे। उनका गोला जब उलझा दिया जाएगा और वे पूरे फंसे हुए धागे की तरह दिखेंगे, वो पूरे धागे एक दूसरे में फंस जाएंगे और उलझे हुए धागे की तरह दिखेंगे क्रोमेटिन मटेरियल। और दूसरी बात, ये जैसे जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में है उनमें इसकी संख्या फिक्स्ड है, क्योंकि यही उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेफिनेट कैरेक्टर है कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम नंबर कितना है, ये स्पीसीज को डिटरमाइन करता है। एक पर्टिकुलर स्पीसीज का क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल डेफिनेट होता है। जैसे होमो सेपियंस का डिप्लॉयड नंबर है 46, ओके। जैसे आपका इसका मेलानोगास्टर का क्या है, जो भी है 8, जैसे पाइजम सटाइवम का है 14। तो ये जो हर स्पीसीज का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो फिक्स्ड रहता है, लेकिन जब सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा है तो वो इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल रहता है। लेकिन अगर ये कोई स्पीसीज है और इसका क्रोमोसोम नंबर 4 है तो इस पूरे उलझे हुए में 4 धागे ही होंगे, जिसका हमें कोई और छोर पता नहीं चल रहा है, आपस में उलझ गए हैं। लेकिन जब इनको सुलझाया जाएगा तो 4 ही निकलेंगे, ओके। ये अब क्रोमेटिन मटेरियल जो है, ये अगर इस सेल को डिवीजन की जरूरत पड़ी, इस सेल को आवश्यकता पड़ी कि अब इसे डिवाइड करना है, ओके। मानो ये पुराना हो गया या रिप्लेस करना है या ग्रोथ, अभी जो वो टिश्यू है वो ग्रोइंग नेचर में है, ग्रो कर रहा है, तो इस सेल को डिवाइड करना होगा। तो जब ही ये सेल डिवीजन के स्टेज में आएगा तो क्या होगा, जब ये डिवीजन का सेवरल स्टेज हम फिर सेल डिवीजन में पढ़ेंगे डिटेल में कि क्रोमोसोम का क्या क्या होता है। तो जब भी सेल डिवाइड करता है तो ये न्यूक्लियस भी डिवाइड करता है, ओके। ये सेल में प्रेजेंट सारे सेल ऑर्गेनल्स डिवाइड करेंगे और ये न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा। और ये न्यूक्लियस का डिवीजन बहुत मायने रखता है, क्योंकि कोई भी स्पीसीज वो स्पीसीज इसलिए है क्योंकि उसमें उस नंबर का क्रोमोसोम है, और जब तक उस सेल में भी उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं जाएंगे तब तो वो स्पीसीज का जेनेटिक मटेरियल ही गड़बड़ हो जाएगा, उस स्पीसीज का म्यूटेशन या वो दूसरा किसी गड़बड़ स्टेज में चला जाएगा। तो जब ये सेल को डिवाइड करना रहता है तो डिफरेंट स्टेजेस से सेल गुजरता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, यही तो पढ़ते हैं कि ये क्रोमोसोम के साथ क्या हो रहा है। कभी इक्वेटर पे आ गया, कभी पोल पे चला गया, कभी पूरे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सबसे पहला स्टेज प्रोफेज का होता है, जिसमें ये पूरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। फिर क्या होता है, डिसअपीयर होने के बाद का स्टेज होता है कि ये उलझे हुए क्रोमोसोम जो हैं वो कंडेंस हो जाएंगे, और अगर ये स्पीसीज का क्रोमोसोमल नंबर 4 है तो यहाँ 4 कंडेंस्ड क्रोमोसोम हो जाएंगे, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज क्रोमोसोम। दैट विल बी कॉल्ड एज क्रोमोसोम। मीन्स हर सेल में क्रोमोसोम है। अगर वो प्रोकैरियोटिक है तो साइटोप्लाज्म में है, अगर वो यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस के अंदर है। हर सेल में क्रोमोसोम नंबर इक्वल ही है।
अब इक्वल कहाँ नहीं है, हाफ नंबर होगा गैमेट्स में, ये भी बात है। हर सोमैटिक सेल्स में, मतलब सिंपल हमारे सेक्स सेल्स नहीं, हमारे सारे सोमैटिक सेल्स, जैसे ये जितने मेरे बॉडी के सेल्स दिख रहे हैं, हाथ के, पैर के, पाल के, यहाँ के जितने के सेल्स हैं, उस सभी सेल्स में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होगा, जो कि अगर 4 है तो 4 में होगा। हमारा नंबर 46 है तो एक एक सेल में हमारा 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होंगे, एक्सेप्ट इन माई गैमेट दैट इज इन ओवम। ओवम में, एग में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स रहेगा, दैट इज फॉर अस होमोसेपियंस इट इज 23। तो ये चार्म स्ट्रक्चर कंडेंस्ड, तो व्हाट इज क्रोमोजोम? इट इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, इट इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल ही चेंज कर गया क्रोमोजोम में। अब देखो इस क्रोमोजोम्स में कहाँ है जीन्स। जैसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये 3 क्रोमोजोम, ये तीन क्रोमोजोम नंबर है, और ये सभी केमिकल से बने हुए हैं, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोपॉलीपेप्टाइड, ओके, न्यूक्लिक एसिड से बने हुए हैं। तो ये न्यूक्लिक एसिड भी बायोकेमिस्ट्री में पढ़िएगा कि किस किस चीज से बने हुए हैं। ये सभी केमिकल सब्सटेंस से बने हुए हैं। मानो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्रोमोजोम नंबर है 3 नहीं लेते हैं क्योंकि ये डिप्लॉयड नहीं कहलाएगा, 2 लेते हैं, ओके, 2। अब ये 2 जो है, ये इस क्रोमोजोम का जो एक्टिव पार्ट होगा, जो किसी केमिकल, इस क्रोमोजोम, कंप्लीट क्रोमोजोम का हर कंप्लीट क्रोमोजोम एक्टिव नहीं होता है। हर ईच एंड एवरी पार्ट कंप्लीट क्रोमोजोम इज नॉट सिंथेटिकली एक्टिव। जो पार्ट एक्टिव होगा, जो पार्ट एक्टिवली केमिकल सिंथेसिस करेगा, दैट पार्ट विल बी कॉल्ड एज जीन्स। उसी पार्ट को हम लोग केवल जीन्स कहेंगे। तो मे बी ये इतना पार्ट क्रोमोजोम का जीन कहला सकता है, इसके बाद में भी ये कोई केमिकल सिंथेसिस नहीं करेगा, ये केमिकली एक्टिव नहीं है तो ये जीन्स नहीं है, फिर ये जीन्स होगा, फिर ये जीन्स हो सकते हैं, या इतना बड़ा एक जीन्स हो सकता है और फिर इतना छोटा गैप हो सकता है, फिर जीन होगा। मतलब इतना बड़ा जीन किसी एक केमिकल का सिंथेसिस कर रहा होगा, हमारे किसी एक कैरेक्टर या बहुत सारे कैरेक्टर्स को इफेक्ट कर रहा होगा वाया बाय द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड और एंजाइम्स, ओके, बाय द सिंथेसिस ऑफ, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जो कि अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए बनाएगा, फिर प्रोटीन बनाएगा, और व्हाट इज आवर कैरेक्टर, द केमिकल नेचर, कैरेक्टर इज व्हाट, द physiology or the chemicals synthesized genetically in our body। तो समझ में आया, where are the genes? Genes are located on this chromosome and genes are the active part of chromosome that determine the character। तो हम लोग यहाँ पे समझे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ होता है और हर सेल में जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। अगर वो सेल डिवाइडिंग नहीं है तो सेल अगर डिवाइडिंग नहीं है तो उसका जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन फॉर्म में है, और जब जैसे ही वो डिवीजन के स्टेज में जाता है तो वो क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस्ड हो जाता है और वो पूरा क्लियरली दिखने लगता है इन अ कंडेंस्ड फॉर्म लाइक दिस। अगर इमेजिन करें कि इसको पूरा फैला दें और स्ट्रेच कर दें और ये उलझे हुए धागे के रूप में रहेगा, तो ये क्रोमेटिन मटेरियल रहेगा और कंडेंस्ड होके एक स्टेट फॉर्म में आएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज अ क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम हुआ, और अ लिविंग organism consists of a cell consists of a chromatin material. When it is in the form of dividing, then this chromatin material turns into chromosome, and this chromosome in haploids there is the chromosome number will be in the form of odd, like 3 or 5, like it will be in organism may be haploid and diploid, means it may be same chromosome in a double form, means one from father and one from mother, and an organism may be haploid, means every chromosome will be not in a double homologous form, single form, like bacteria is a haploid organism, many fungus are haploid organism, many ancient algae are haploid organism, paramecium,
Euglena, these all are haploid organism. Haploid organisms are of in lower category of evolution, but the higher animals are diploid organism, especially we are diploid organism. Many plants are, आप 11th क्लास में हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड प्लांट्स के केस में पढ़े होंगे. ब्रायोफाइट्स हैप्लॉयड्स थे, डिप्लॉयडी स्ट्रक्चर बढ़ना शुरू हुआ, टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म पूरे डिप्लॉयड हो गए, एंजियोस्पर्म पूरे डिप्लॉयड्स हो गए. उसी तरह एनिमल क्लासिफिकेशन में आप पढ़े होंगे कि बहुत सारे स्पॉन्जेस हैप्लॉयड होते हैं, मीन्स उनमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम का 2 सेट नहीं रहता है, मीन्स एक टाइप का क्रोमोसोम एक ही रहेगा. लेकिन डिप्लॉयड में एक टाइप का क्रोमोसोम 2 रहेगा, और एक माँ से आएगा, मदर से, और एक फादर से रहेगा. मतलब हर तरह के क्रोमोसोम 2-2 पेयर में प्रेजेंट रहेंगे. सो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, मीन्स 2n = 4. ओके, n = 2, क्योंकि ये जो दूसरा जो 2 है वो बिल्कुल इसी की तरह है, बस ये आया होगा मदर से और ये आया होगा फादर से. डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म और ये दोनों जब मिलेंगे वाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, तो फिर से ये डिप्लॉयडी स्ट्रक्चर गैमेट्स में सेपरेट हो जाते हैं. ये भी एक प्रकार का सेल डिवीजन है, हम लोग पढ़ेंगे. और नॉर्मल सेल डिवीजन में ये जो क्रोमोसोम है वो इक्वली पास होते हैं अपने डॉटर सेल में, सेपरेट नहीं होते हैं. अब ये डिवीजन के समय कैसा इनका स्ट्रक्चर होता है वो हम सेल डिवीजन में पढ़ेंगे, बट इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं. वेयर आर जीन्स, मीन्स जीन्स आर पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम और द एक्टिव पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम और लोकेटेड, कह सकते हैं लेमन में, लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, एंड दीज आर द एक्टिव पार्ट दैट सिंथेसाइज द केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल नेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वाया सेवरल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस लाइक ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. इसके बाद हम लोग जेनेटिक्स में एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ये वीडियो बहुत जरूरी था कि जीन्स कहाँ है, और यही जीन्स मेंडल के फैक्टर हैं. तो फैक्टर, इट मीन्स फैक्टर्स कहाँ हैं, ये क्रोमोसोम पे है, और ये कैसे प्रूफ हुआ ये हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे. सो वी कंक्लूड हियर वेयर आर द जीन्स. जीन्स आर द एक्टिव पार्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम सिचुएटेड ऑन क्रोमोसोम, एंड यस इट इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल. जितने जीन्स एक सेल में है उतने ही जीन्स सारे सोमैटिक सेल्स में होंगे, बस गैमेट्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा, इसलिए हाफ नंबर ऑफ कहेंगे कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे, इसलिए जीन का अमाउंट घट जाएगा, लेकिन टाइप्स रहेंगे उसमें भी, बस उनका नंबर जो सेम 2 रहते हैं सोमैटिक सेल्स में वो एक ही रहेगा गैमेट्स में, क्योंकि गैमेट फिर दूसरे पेरेंट के गैमेट से मिलना है. अगर ये फादर का है तो मदर से मिलना है और देन डिप्लॉयड होंगे. Okay, this is the basic question, answer of this question, that where are genes located. Genes are the active parts of chromosomes. Thank you.